लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, पॉलिटी राज्य व्यवस्था। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी या राज्य व्यवस्था से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या सेक्शन हमें कंप्लीट करना है। सपोज दैट कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, या एसएससी, रेलवे एंड एक्सेट्रा। पहले यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज से पैटर्न लगभग डिफरेंट था, बट नाउ अभी जो पैटर्न है ये लगभग सेम हो गया है। ठीक है, अब यूपीएससी का पैटर्न भी और स्टेट सर्विसेज का पैटर्न भी सेम हो गया। लास्ट ईयर मैंने देखा था स्टेट सर्विसेज यूपी का एग्जाम दिया भी था मैंने, तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिलेवेंट आ रहे थे। यूपीएससी जैसे पूछता है वैसे ही ये लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, अब आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और स्टेट सर्विसेज की भी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये दोनों सेम है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट इनफैक्ट ये है कि थोड़ा सा यूपीएससी कॉन्सेप्ट जो है डीपली पूछ देता है, डिटेल में। बाकी एसएससी है, रेलवे है, और इस जो वनडे एग्जाम है इनमें क्या है, इनमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो इनफैक्ट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जितना भी करवाऊंगा आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। जो यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज वाले, इनको अपने कॉन्सेप्ट्स लिखने होंगे, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते चलिए और उससे काम आपका हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज वगैरह में, इनमें ऑलमोस्ट आपको 15 से 25 क्वेश्चन तक वेरिएट कर जाता है। अब लेकिन आपकी मर्जी नहीं हर बार इतना ज़्यादा पूछे, कभी कभी हो सकता है आप पॉलिटी खूब पढ़ के गए और पूरा पॉलिटी पढ़ने के बाद आपको क्या मिला रिजल्ट, वहाँ पे क्वेश्चन आपसे 8 पूछ लिए। भैया ये तो उनका वहाँ एग्जामिनर बैठा है जो पेपर बना रहा है, उसके पास तो कुछ काम होता नहीं, उसको सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि भैया पेपर आप करवाएं। तो पेपर जब वो बनाता है तो उसके मुंह के ऊपर हो सकता है जिस बार आपने पॉलिटी पढ़ी हो पूरी, उस बार बिल्कुल ना आए, और जब बिल्कुल ना पढ़ के जाए तो पॉलिटी से 25 क्वेश्चन आ जाए, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए इस सेक्शन को छोड़ा तो जा ही नहीं सकता पॉलिटी को किसी भी हिसाब से। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या है, बुक्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं कोई सजेशन नहीं देता हूँ बुक्स के लिए, बुक्स क्या अब आप क्लास नोट्स करते रहोगे साथ में तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जो एनसीईआरटी वगैरह है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आपको ये बुक पढ़नी है। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। एनसीईआरटी बाकी आप और भी पढ़ना चाहते हो तो आप 6 से लेकर 10 तक सब कुछ पढ़ लो, बट चीज़ें क्या है बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर क्या है, एम लक्ष्मीकांत। भैया एम लक्ष्मीकांत के बिना तो कहते हैं लोग कुछ कंप्लीट ही नहीं हो सकता है पॉलिटी में। पॉलिटी है तो मतलब वहाँ आवाज़ कम आ रही है। हेलो, आई होप अभी आवाज़ जो है ठीक आ रही होगी। क्या आवाज़ सही हुई? कोई बता सकता है कि आवाज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर चेंजेस किए हैं?
सारे लोग देख रहे हैं, कोई तो रिप्लाई कर दो सर। मेरे साइड से तो सब कुछ क्लियर है, मैंने आवाज़ भी सेट कर रखी है, हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही। अगर किसी और के में आ रही तो हो सकता है किसी एक के में आ रही तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ये बहुत दिक्कत होती है, एक दो दिन शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी हमारा स्टूडियो तो नहीं है, तो इसलिए आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं फिर भी फ़ैन भी बंद कर देता हूँ, फ़ैन चल रहा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास में कोई भी इशू ना हो, ठीक है। अभी आज थोड़ा सा काम चला लीजिए, अगली क्लास जब करेंगे रिकॉर्ड तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी में क्या क्वेश्चन रहता है, क्या स्टेट सर्विस रहता है। लगभग 15 से 25 क्वेश्चन तक ये लोग वेरिएट करते हैं, और कभी कभी 30 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट 30 कैसे होते हैं? 30 हमें क्या है, करंट के क्वेश्चंस भी देखने पड़ते हैं। वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटी से जो करंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो करंट से रिलेटेड होंगे। अब हमें पॉलिटी पढ़नी कैसे? सोर्सेज मैंने आपको बताया, आप क्लास 11 की बुक पढ़ सकते हो, एक तो ये है, एक एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ जरूरी है एम लक्ष्मीकांत पढ़ना। जहां जरूरी होगी आप वहां लक्ष्मीकांत आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको साथ पूरा कॉपरेट करूंगा, आपके सारे क्लासेस ऑलमोस्ट मैं पूरा 99% कोर्स यहीं पे ही क्लास नोट्स में ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो पॉलिटी में अगर हम लोग मेंस में बात करें तो पॉलिटी मेंस में ऑलमोस्ट 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स में एसएससी वगैरह में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेता, रेलवे में भी 2 या 4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। एसएससी में क्या है, कभी कभी 2 भी और रह जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 25 क्वेश्चन उन्हें पूछते हैं, उनके पास बहुत बड़ा एरिया है क्वेश्चन पूछने के लिए, और वो 2 भी कर सकते हैं, 4 भी, कभी कभी 1 भी आता है। वो आप हो सकता है वो करंट से रिलेट करके पूछ ले तो आपको समझ ना आए, तो ये इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। बट आपको पॉलिटी छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, ये बस ध्यान रखिएगा इस बात को। पॉलिटी छोड़ा आपने मतलब आपने एक बड़ा सेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि इससे आपकी बाकी चीजें भी रिलेट कराती हैं, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटी के साथ गवर्नेंस पढ़नी है। अच्छा, पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं देखो, बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे भी ऊपर क्या, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, ठीक। और क्या क्या पढ़ना हमको, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। सिटीजनशिप, अभी आपने हाल ही में सुने होंगे
CAA, नागरिकता की बात करें, नागरिकता हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हाल में क्या है, ये विवाद में रहा है। ठीक, और क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हमें सुप्रीम कोर्ट करना है। न्यायालय, प्रेसिडेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है। तो इस तरीके की ये सब चीजें जो है ये हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, और इन सब का भी ध्यान। दूसरा सेक्शन क्या है, गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम क्या पढ़ रहे होंगे, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट। तो हमारे जितने भी ये हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS है, IPS है, UPSC से क्लियर होके आ रहे हैं, इनका काम क्या है, कैसे इनको काम करना है। अब बात करो कि UPSC आता कहाँ से है। यूपीएससी क्या है, हमारे अनुच्छेद 312 में है। वहां से हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के बारे में वहां बताया गया कैसे वहां रिक्रूटमेंट्स होते हैं, कैसे क्या करना है। ठीक है, वहां अनुच्छेद 312 में। लेकिन वो काम कैसे करेंगे उनको हम देखते हैं क्या, गवर्नेंस में। ठीक है, और क्या, एनजीओज कैसे काम करते हैं। एनजीओ सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जैसे हाल ही में अभी तुम्हारा क्या है, फार्म बिल आया। फार्म बिल पे आप देख रहे हैं क्या, बहुत सारे लोग जुड़े हुए इकट्ठे होके वो क्या कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं भैया अपना बिल वापस लो, वापस रिटर्निंग ऑफ बिल। किसी प्रकार के कानून को वापस करने की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नेंस पे, सरकार पे किस साथ दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, एक ये सिटीजनशिप पे आपने सुना, शाहीन बाग के लोग बड़े रूप में धरना दिए हुए थे, ये भी आपने सुना। क्या लोग दबाव बना रहे सरकार पे, भैया आप अपना कानून जो है वापस ले लें। ठीक है, और क्या, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस जैसे मोदी जी ने अपना एक नोट चला दिया। उन्होंने कहा कि भैया कोई आदमी देख नहीं सकता है, उसको चेक करना है कितने का नोट है, तो अपने फोन के सामने ले जाएगा, फोन उसका बता देगा भैया ये नोट 50 का है, 100 का है, 200 का है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग सरकार कैसे कर रही है, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस में। ठीक है, और क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, अब हमारे यहाँ कहते हैं कि सरकार तो सभी को रोजगार दे नहीं सकती है, तो हमें रोजगार की भी जरूरत पड़ेगी। रोजगार की जरूरत पड़ेगी तो हर कोई काम क्या करना, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, एक दूसरे के सहयोग से व्यापार बनाना है, जिससे क्या है, एक हम अपना काम कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसमें आती है, गवर्नेंस में आती है। तो ये सब चीजें हम गवर्नेंस में पढ़ेंगे, पॉलिटी में। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करनी है पॉलिटी। पॉलिटी में एक बात और याद रखें, आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ देना पड़े, SSC दे रहे हैं तो भी क्या है, आपको न्यूज़पेपर क्या है, UPSC का पेपर हो या SSC पेपर हो, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, न्यूज़पेपर से। अगर कोई आर्टिकल लगातार विवाद में चल रहा है तो कहाँ से पूछा जाएगा, वो पूछता है न्यूज़पेपर से। अगर अभी चल रहा, देखो नागरिकता चल रहा था विवाद में, तो पूछा गया। अभी हाल में क्वेश्चन मैंने पेपर दिया था, उसमें भी उन्होंने पूछा एग्रीकल्चर बिल में कौन कौन से 3 कानून आए थे, फार्म बिल में जो 3 कानून आए थे, किसान बिल, उसमें 3 कानून के बारे में पूछा गया था, इनमें कौन सा कानून नहीं है। तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको तीनों कानून पता होंगे, तो चौथा आप एलिमिनेट कर दोगे उसमें अपने हिसाब से। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। फिर आप कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, मंथली मैगजीन पढ़ोगे साथ में। और अगर हो सके तो लोकसभा राज्यसभा टीवी के डिबेट, अगर ये पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, इससे आपका बेहतर ही होगा और फायदा भी बना रहेगा। यहां तक हो सकता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है।
क्या किसी को कोई दिक्कत है? ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए, मुर्गी पहले आई या अंडे पहले आए? इसका जवाब है किसी के पास? आजकल साइंस विज्ञान तो आज तक नहीं दे पाया। मुर्गी पहले आई या अंडे पहले आए? देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्लास देखने में तो आपको फायदा होगा, थोड़ा सा मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में, जिससे आप क्लास में आंसर देंगे थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा। साइंस तो आज तक इसका जवाब दे नहीं पाया, लेकिन क्या है, पॉलिटी में इसका आंसर मिला क्या, कि पहले मुर्गी आई, हैन आई, पहले हैन आई, फिर बाद में उसने अंडे दिए। तो ऐसे क्या है, ये हैन क्या है हमारे लिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान। जब संविधान बना तो संविधान के बाद ढेर सारे कानून बने, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट। देखिए, इनको आपको बहुत सीरियस नहीं लेना, मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से कानून बने, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, सिटीजनशिप, ठीक है, और क्या, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। और कुछ कानून कैसे भी थे, जैसे आईपीसी 60 के, और इंडियन एविडेंस एक्ट, (1872). मुर्गी ने अंडे दिए, क्या थे, ढेर सारे कानून बने, जैसे क्या, हमारे रिप्रेजेंटेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून, ये सब क्या है, जब पहले संविधान बना फिर उसके बाद कानून बने, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, संविधान। लेकिन आपने ये देखा क्या, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये क्या 1860 की है। हमारे संविधान का जन्म कब हुआ, क्या कोई बता सकता है हमारे संविधान का जन्म कब हुआ, डेट? संविधान का जन्म सर कोई तो बताइए। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हमारे संविधान का जन्म हुआ 26 नवंबर 1950 या 49, कुछ नहीं बताएंगे आप लोग, हम ही बता देते हैं 49, 26 नवंबर 1949 को। तो ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का जन्म हुआ। यही हम लोग डेट मानते हैं जब संविधान हमारा बन गया। इसी दिन हमने क्या है, इसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अगर हम लोग बात करें कि हमसे पूछा जाए कि हमने संविधान को किस दिन अपनाया, तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। अब उसे पूर्ण रूप से कब लगाया गया, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। जिस दिन लगाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से इसके 15 आर्टिकल एज इट इज लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो संविधान है
हमारी सर्वोच्च कानून, हमारे राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च कानून है, कोई भी कानून इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो क्या पहले मुर्गी आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उससे ढेर सारे अलग अलग कानून बनाए गए। अब ये जो कानून बने, अब आपने कुछ कानून देखिए 1860 में, और ये क्या 1872 में। हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। तो ये तो बड़ी समस्या, ये कैसे? अब भैया माँ क्या बेटा कभी माँ से बड़ा हो सकता है? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे बेटा जो है माँ से बड़ा हो जाए? कोई रास्ता बताएगा बेटा माँ से बड़ा हो जाए? मैं बताता हूँ कैसे होगा, आप तो नहीं बताएंगे। जब अगर बेटा को क्या माँ ने गोद लिया हो, माँ अगर किसी बेटे को गोद ले लेती, उसकी उम्र उससे बड़ी हो, तो क्या बेटा जो है माँ से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ, ये कानून जो है पहले से बने हुए थे। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कानून तब तक नहीं उसको वैल्यू मिलेगी, तब तक उसको मान्य नहीं किया जाएगा जब तक भारत का संविधान उसे मान्यता ना दे दे। तो कोई भी कानून बनेगा तो भैया क्या उसको पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अप्रूव करेगा। ठीक है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि जो क्या हमारे संविधान की अवहेलना करता हो किसी भी रूप से। तो अच्छा अब ये बताइए, कोई ऐसा कानून है जो कि क्या हो हमारे यहाँ अस्तित्व में भी हो और हम उसको क्या कहते हो, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता हो कि नहीं भैया ये गलत है? कोई भी ऐसा कानून? कोई ऐसा कानून जो कि हमारे संविधान की अवहेलना करता हो, ऐसा कानून कोई हो? नहीं, देखिए ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो कि हमारे संविधान को क्या करता हो, वायलेट यानी उसको ब्रेक डाउन, उसके नियमों को क्या तोड़ता हो कि नहीं भैया ये संविधान के बाहर। तो कानून जितने भी बनते हैं वो सब संविधान से बनते हैं, कानून संविधान से बनते हैं। ना कि क्या संविधान जो है कानून से नहीं बना है, कानून संविधान से बने, इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। संविधान से कानून बनते हैं, कानून से संविधान नहीं बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं हम लोग। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी तक कोई डाउट है किसी को भी? देखिए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 7007717872। कोई भी इशू आता है आप क्लास के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है। कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, व्यूअर्स हैं 5-6 लोग, बट देयर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास। पढ़ने का मजा तभी है जब आप क्लास में आंसर दें। थोड़ा सा टाइपिंग में मेहनत लगती है, समझ रहा हूँ, बट स्टिल कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख सकते हैं, संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है या होता है। संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, दूसरी बात, नो लॉ कुड बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी कानून संविधान के अगेंस्ट यानी संविधान के विरोध में नहीं बनाया जा सकता, जो कि संविधान की अवहेलना करता हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि संविधान की
अवहेलना करता हो। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। फंडामेंटल क्या है? मौलिक। संविधान जो है ये हमारा क्या है? मौलिक कानून है हमारे राष्ट्र का। ठीक है। और ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब समझते हो? ऑर्गेनिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या जीवन हो। जीवन कैसे? मतलब वो बढ़ रहा हो, उसमें ग्रोथ हो रही हो। ठीक है। चेंजेस हो रहे हो, बदलाव आ रहे हो। तो ऐसी चीजें आप लोगों ने देखी हैं संविधान में हमारे? बिल्कुल देखी होगी भैया। संविधान में हमारे चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन। तो अब तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन। टिल डेट हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर डन। हमारे संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हमारे संविधान में कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? कोई आंसर? कोई भी आंसर नहीं मिला। बट क्या सभी लोग ऐसे ही क्लास देख रहे हैं लगता है? जस्ट अ मिनट। कौन? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब तक हमारे संविधान में 104 समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन हो चुके हैं। कौन सा 104वां कौन सा था? 104वां है हमारे यहाँ जो लोकसभा में जो मनोनीत एंग्लो इंडियंस के लिए जो जगह थी उनको हटा दिया गया है। ठीक है। उनको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियंस थे जो थे उनको हटा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। तो फंडामेंटल मौलिक है और ऑर्गेनिक है। अब ये करता क्या है? ठीक है। विच establishes कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब समझते हो? किसी चीज की नींव रखना। कॉन्सेप्शन सबसे पहली बात क्या? कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब किसी चीज की नींव रखना। तो क्या करता है हमारा संविधान? हमें बताता है कि कोई भी चीज सरकार कैसे बनेगी। सरकार गवर्नमेंट बनाने के लिए सारे नियम बताता है कि भैया सरकार बनाने के लिए आपको क्या, पहले लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, 50% से ज्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है।
जो जो पार्टी ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी उसके क्या करेंगे, उसी के पार्टी की प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। ठीक है, ये क्या है कॉन्सेप्शन, किसी भी चीज की नींव रखना किसमें आता है, कॉन्सेप्शन में। दूसरा काम क्या करता है हमारा संविधान, संविधान के हमारे करेक्टर भी है, यानी गुण। करेक्टर क्या क्या होते हैं, करेक्टर है देखो हमारा क्या, डेमोक्रेटिक, भैया हमारी प्रस्तावना में लिखा ना डेमोक्रेटिक, हम लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक राज्य है हमारा। और क्या है, अच्छा लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। What is democracy, sir? Please be active in the class, please everyone. सबसे निवेदन है सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी क्या है, अभी तक तो आपने पढ़ा बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, ये किसने दिया था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये दिया था अब्राहम लिंकन ने। अब ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल किसने दिया, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, मतलब क्या है लोकतंत्र, क्या है लोकतंत्र, कहता है पीपल्स रूल। यहाँ पे हर क्या है, हर किसी का जो है, हर सारे काम जो है लोगों के द्वारा करेंगे, सभी सभी को क्या है बोलने का अधिकार है। हाँ भैया, फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब आप फंडामेंटल राइट करेंगे तो आप देखेंगे वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आप बात करेंगे, फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भैया है आपके पास है, इसीलिए क्या है हम लोग लोकतंत्रात्मक है। फिर क्या है रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब है जहां पे राज्य का प्रमुख क्या हो, लोगों द्वारा चुना जाए। हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो भैया होता है ऐसा हमारे यहाँ, हमारा राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रमुख है, जिसको कौन चुनता है, हम स्वयं चुनते हैं, जनता चुनती है। जब किसी राष्ट्र का प्रमुख जनता चुने तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिपब्लिक। इसको हम और डीपली पढ़ेंगे, जब प्रस्तावना कर रहा हूँ तो एक एक शब्द को और अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे संविधान के कैरेक्टर क्या है, सेकुलर। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। जब हम किसी भी प्रकार का धर्म की क्या करें, विरोध ना करें, या तो हम सबको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या हम किसी क्या करें, सबको विरोध कर दें। ये दोनों कंडीशंस क्या है, धर्मनिरपेक्षता की है। जैसे क्या इंडिया में क्या है, हम क्या करते हैं, सर्वधर्म समभाव, हम सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म समान है, हम सभी को क्या बराबर वरीयता देते हैं। और फ्रांस में, फ्रांस कहता है भैया आप कुछ भी धर्म फॉलो करो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हो धर्म के मामले में उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी कह दिया उन्होंने, कहा क्या हमको रिजर्वेशन दे, धर्म के नाम पे हमारी सरकार क्या करती है, भैया हम अपने धर्म की स्थापना चाहते हैं, सरकार हमको पैसा दे, तो सरकार पैसा देती है। लेकिन फ्रांस में यही स्थिति क्या है, वहां भी कोई धर्म फॉलो नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं भैया आप कुछ भी फॉलो करें, घर पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो उसमें नहीं मना करेंगे। लेकिन आप उम्मीद करो कि फ्रांस की सरकार से आपको कुछ योगदान देगी आपको अपने धर्म में फॉलो करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा है, अगर आप चाहते हो कोई मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ठीक है, तो क्या आपको उसके लिए सरकार पैसा दे सकती है। तो इस टाइप से क्या है, कैरेक्टर है ये हमारे संविधान के, ठीक है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है,
फिर अगली बात क्या थी, कैरेक्टर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड। तो भैया जो हमारे यहाँ सरकार बना दी, ठीक है, उसे गुण भी निर्धारित कर दिए। अब भैया सरकार चलेगी कैसे, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में सरकार कैसे चलेगी, कौन सा काम कैसे सरकार करेगी। तो ये कहाँ दिखाता है, ये हमारा संविधान बताता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, जो भी हमारे यहाँ सरकार है वो कार्य कैसे करेगी, ये हमारे कहाँ लिखा है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, अभी मैंने कुछ भी लिखवाया नहीं है, बट अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो आप लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत आई हो यहाँ पे, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो हमारा मौलिक और ऑर्गेनिक है, क्या है, लॉ है, कानून है, जो क्या करता है, हमें किसी चीज की नींव रखने की आजादी देता है, कैसे हमें कोई चीज शुरुआत करनी है, हमारे संविधान में लिखा है। हमारे राष्ट्रीय गुण क्या है, ये हमने लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये सब क्या है हमारे। ठीक है, अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ राज्य पे जो सरकारें हैं वो कार्य किस तरीके से करेंगी, वो भी हमें यहीं से पता चलता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखो किस प्रकार का शासन है। प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जुडिशरी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, लेजिस्लेचर। यही दूसरी और क्या देखो, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो आप लोग ये बताएं कि भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है, नंबर 1 और नंबर 2। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, नंबर 1 या नंबर 2। भैया ये देखो, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था। और ये क्या है, अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल। तो भैया इंडिया में हम किसकी बात करते हैं, पार्लियामेंट की। यहाँ पे हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे यहाँ जुडिशरी क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से अलग है, लेजिस्लेचर से अलग है। भैया अगर कोई कानून बनाएगा तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड करती है। ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहां पे और अच्छे समझ में आएगा इसको। लेकिन ध्यान रखना
कि भैया इंडिया में क्या प्रेसिडेंशियल रूल है, और यही क्या हमारे संविधान में भी लिखा है कि भैया भारत में जो है संसदीय व्यवस्था होगी। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वहां के संविधान में लिखा है कि भैया अध्यक्षीय व्यवस्था होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया। ठीक है, आपको बताऊंगा कल मैं एमपीए मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। बेसिकली मैंने पॉलिटी में बहुत ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया, मैंने बेसिक बताया आपको, जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग साथ में और कंटिन्यू करूँगा अच्छे से ही, बट रिस्पॉन्स की उम्मीद और ज़्यादा करता हूँ। मुझे कम रिस्पॉन्स मिल रहा है क्लास में एक्टिव लोग हैं, कुछ लोग लगातार कंटिन्यू हैं, तो मैं चाहता हूँ जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ने के माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पार्टिसिपेट एक्टिवली, अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि जिससे क्या होगा आपका ध्यान क्लास में ही रहेगा। इससे थोड़ा सा ये होता है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते क्लास, ऑनलाइन क्लास में मन कम लगता है कि ऑफलाइन क्लास चल रही होती है, टीचर टोक देगा, सामने देख रहा है, यहाँ से तो मैं आपको देख नहीं सकता। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए, तो इससे क्लास में और मज़ा आएगा। मैं क्लास को फिर और बढ़ाऊँगा, 1.5 से 2 घंटे तक भी हम लोग क्लास कर लेंगे, अगर क्लास में इंटरेस्टिंग बनी रही तो। अभी थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा नहीं बताया मैंने कुछ भी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे काफ़ी बोरिंग सा माहौल था शायद। चलिए फिर भी थैंक यू। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं 11 बजे।